नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के YouTube चैनल पर। और इस क्लास में अपन फिर एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और यहाँ पर भी एक टॉपिक एक क्लास की व्यवस्था होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और टॉपिक मैं आपको बता देती हूँ कि मनोविज्ञान में क्रियात्मक अनुसंधान एक महत्वपूर्ण टॉपिक चलता है। तो चलिए उसी टॉपिक को शुरू करते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान। सबसे पहली बात तो क्या होता है क्रियात्मक अनुसंधान? अनुसंधान करते हुए कार्य करना। जैसे शिक्षा व्यवस्था की यदि अपन बात करें तो जितने भी एक विद्यालय में शिक्षक है वो अपने सभी कार्यों का अनुसंधान करें कि भाई मैं क्या कर रहा हूं, किस प्रकार से कर रहा हूं और मेरे कार्य कहां तक सफल है। तो इस प्रकार से उनका अनुसंधान करें, उनका शोध करें और उसके बाद आवश्यकता अनुसार अपने आप में परिवर्तन करें। तो अगर इस प्रकार की व्यवस्था हर विद्यालय में लागू हो, हर शिक्षक इस व्यवस्था को लागू करे, तो उम्मीद करती हूँ कि शिक्षा व्यवस्था बहुत ही अच्छी हो जाए। क्रियात्मक अनुसंधान शब्द की यदि बात करें तो सर्वप्रथम इस शब्द का जो प्रयोग किया गया वो अमेरिका में इसका प्रयोग किया गया था और कॉलियर नामक मनोवैज्ञानिक जो माने जाते हैं उनके द्वारा इस शब्द का प्रारंभ या प्रयोग सर्वप्रथम किया गया। तो यहाँ पर अपन यूं कह सकते हैं कि इसका सूत्रपात करने का श्रेय किसको है? अमेरिका को है। ठीक है, सबसे पहले इसका सूत्रपात किसने किया था? अमेरिका ने किया था। और यदि अपन बात करें कि सर्वप्रथम शब्द प्रयोग, तो सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किसने किया? तो कॉलियर ने किया था। कॉलियर नामक विद्वान ने किया था। और कब किया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय किया था। ये हर एक क्षेत्र में होता है क्रियात्मक अनुसंधान। ये जरूरी नहीं है कि शिक्षा के क्षेत्र में हो। कोई भी व्यक्ति अपने कार्यों का सर्वेक्षण करके, शोध करके, उसकी कमियों को जान करके उसमें सुधार कर सकता है, सुधार के प्रयास कर सकता है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बढ़ते हैं आगे। देखिए, इसके सिद्धांत का प्रतिपादन की यदि बात करें तो सर्वप्रथम इस सिद्धांत का या क्रियात्मक अनुसंधान का प्रतिपादन किसने किया? शब्द का प्रयोग अपनों ने देख लिया, कॉलियर ने किया। और प्रतिपादन की यदि बात करें तो प्रतिपादन 1953 ईस्वी में किया गया। 1953 ईस्वी में। और कोलंबिया विश्वविद्यालय की प्रोफेसर जो थे, कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कौन है? स्टीफन एम कोरे द्वारा किया गया। तो यहां पर अपन बात कर रहे हैं कि भाई इस क्रियात्मक अनुसंधान का प्रतिपादन किसने किया? तो 1953 में कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे ने किया। इनकी पुस्तक का क्या नाम था? पुस्तक का बहुत ही बड़ा सा नाम है। इनकी पुस्तक कौन सी थी जिसमें इन्होंने इस विषय पर विचार किया? तो विद्यालय की कार्य पद्धति में सुधार करने के लिए अनुसंधान। यहां पर है अपन इसकी परिभाषा भी बोल सकते हैं कि विद्यालय की जो कार्य पद्धति है उसमें सुधार करने के लिए जो अनुसंधान किया जाता है वही क्या कहलाता है? क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं इस संबंध में विभिन्न परिभाषाओं की। तो देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान क्या है भाई?
शिक्षा पद्धति में सुधार के लिए अपने कार्यों का शोध या अनुसंधान करते हुए उसमें सुधार करना। उसके बाद परिभाषाओं की यदि बात करें तो इस क्षेत्र में अनेक परिभाषाएं दी जा सकती है। अपन कोरे की परिभाषा ही देख लेते हैं यहाँ पर। तो कोरे ने इस क्षेत्र में कौन सी परिभाषा दी थी? यदि अपन बात करें तो देखिए यहाँ पर देखिए शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान कार्यकर्ता कौन से? अब देखिए विद्यालय में जितने भी कर्मचारी हैं उन सभी की बात यहाँ पर हो रही है। तो कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाने वाला अनुसंधान है। अब ये अनुसंधान क्यों किया जाता है? ये अनुसंधान इसलिए किया जाता है ताकि वे अपने कार्यों में सुधार कर सके। अब यहां पर तो मुझे लगता है कि क्रियात्मक अनुसंधान पूरा समझ में आ गया होगा। शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाने वाला एक अनुसंधान है। कार्यकर्ता यानी जो कर्मचारी हैं वो एक अनुसंधान करते हैं और इसलिए करते हैं ताकि वे अपने कार्यों में सुधार कर सके। अनुसंधान करेंगे, उनकी कमियां सामने आ जाएगी और कमियों का सुधार कर लेंगे। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए कोरे की परिभाषा। और ये परिभाषा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर आपको क्रियात्मक अनुसंधान समझ में आ जाएगा। उसके बाद अपन बात करते हैं गुड की परिभाषा की। तो गुड ने इसमें क्या कहा है, इसके बारे में क्या कहा है वो भी अपन देख लेते हैं। गुड ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि क्रियात्मक या क्रिया अनुसंधान शिक्षकों, प्रशिक्षकों, मैंने आपको कहा था ना कि भाई सभी कर्मचारियों को इसमें शामिल किया जाएगा। प्रशिक्षकों तथा प्रशासकों द्वारा अपने निर्णयों, जो भी उनके निर्णय हैं जो लिए गए थे, और कार्यों की निर्णयों तथा कार्यों की गुणात्मक उन्नति जो है, गुणात्मक उन्नति के लिए प्रयोग किया जाने वाला अनुसंधान है। ये लीजिए, क्रिया अनुसंधान शिक्षकों, प्रशिक्षकों तथा प्रशासकों द्वारा अपने निर्णयों तथा कार्यों की गुणात्मक उन्नति के लिए प्रयोग किया जाने वाला अनुसंधान है। कि गुणात्मक उन्नति हुई है या नहीं हुई, इस सभी का परिणाम जानने के लिए किया जाने वाला प्रयास ही क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बढ़ते हैं आगे। अपन देखते हैं कि भाई क्रियात्मक अनुसंधान और मौलिक अनुसंधान में अंतर क्या है। मौलिक अनुसंधान तो सामान्यतः भौतिक क्षेत्र में किया जाता है, भौतिकता में किया जाता है।
तो यहां पर अपन बात करेंगे मौलिक अनुसंधान की और क्रियात्मक अनुसंधान की, क्रियात्मक अनुसंधान की। यानी अपने को यहां पर क्या देखना है, अपने को इन दोनों का अंतर देखना है। यहां पर आपको अच्छे से और अधिक दोनों समझ में आ जाएंगे। देखिए, यदि अपन बात करें इनके विकास की, तो इसका विकास तो हुआ है भौतिक विज्ञानों के साथ, जबकि इसका विकास हुआ है सामाजिक विज्ञानों के साथ। क्यों? क्योंकि मौलिक अनुसंधान तो वो होते हैं जो नए नए प्रयोग किए जाते हैं ना विज्ञान में, तो वो सारे के सारे मौलिक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान कार्य का ही अनुसंधान करना होता है, तो ये समाज विज्ञान का टॉपिक बन जाता है। उसके बाद यदि अपन बात करें तो देखिए, इसका जो उद्देश्य होता है, इसका उद्देश्य नवीन खोज होता है, नवीन खोज होता है। जबकि अगर अपन इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य होता है जो विद्यालय की कार्य पद्धति है, विद्यालय की कार्य पद्धति में सुधार इसका उद्देश्य माना जाता है। बात करते हैं अगले अंतर की, तो देखिए इसमें जो है वो समस्या का क्षेत्र, समस्या का क्षेत्र जो है वो इसका तो व्यापक है, जबकि इसकी समस्या का क्षेत्र जो है, समस्या क्षेत्र ये है संकुचित, संकुचित है। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि इन दोनों में अंतर है। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक दो जगह अपन इसका अंतर और देख लेते हैं तो अपने को ये अच्छे से समझ में आ जाए। अगर अपन बात करें इन दोनों के संबंध में, तो देखिए जो मौलिक अनुसंधान है इसका जन्म जो है वो सामान्य परिस्थितियों से होता है। अपन यूं कह सकते हैं कि इसकी समस्या का संबंध सामान्य परिस्थिति से, जबकि इसका विशेष परिस्थिति से इसका संबंध होता है। तो ये भी इसमें अंतर हो गया, क्योंकि सामान्य रूप से लोग हैं वो जो वैज्ञानिक होते हैं वो मौलिक अनुसंधान करते रहते हैं, तो जबकि ये परिस्थिति विशेष में कहीं कोई कमी आ जाती है तब ये अनुसंधान कार्य किया जाता है कि कहां पर किस प्रकार की कमी आई है। यदि अपन बात करें आगे अगले अंतर की, तो देखिए इसमें प्रशिक्षण की आवश्यकता रहती है, जबकि इसमें प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसमें सामान्य तौर पर अपने ही कार्यों की जांच है वो अक्सर की जाती है। यदि अपन बात करें तो इसमें सत्यों व तथ्यों की स्थापना की जाती है। इसमें तथ्यों व स्थापना सत्यों की, यानी जो खोज की जाएगी, जो अनुसंधान किया जाएगा वो तथ्यात्मक आधार पर किया जाएगा। जबकि इसमें क्या होता है, इसमें जो वास्तविक समस्या होती है, वास्तविक समस्या का व्यावसायिक हल
खोजा जाता है। तो ये भी इनका कुछ मौलिक अंतर हो जाता है। इस आधार पर आपको ये समझ में आ रहा है कि भाई क्रियात्मक अनुसंधान में प्रशिक्षण की यानी क्रियात्मक अनुसंधान यहाँ पर और अधिक क्लियर हो रहा है। ये कोई भी वास्तविक एक समस्या होती है जिसका व्यावसायिक तौर पर हल निकाला जाता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बढ़ते हैं आगे। इसमें एक दो अंतर और आ जाते हैं तो उनको भी अपन देख लेते हैं। देखिए, ये जो मौलिक अनुसंधान है ना, इसमें सर्वप्रथम एक रूपरेखा तय की जाएगी, एक रूपरेखा निर्माण की जाएगी कि भी इस प्रकार से अनुसंधान या खोज कार्य किया जाएगा। और यहां पर अपन कह सकते हैं कि जो रूपरेखा होगी, रूपरेखा में परिवर्तन नहीं किया जाएगा, जबकि इसमें या इसकी रूपरेखा में परिवर्तन संभव है। यानी इसमें इसकी जो भी रूपरेखा बनी है, अपन सक्सेस नहीं हो रहे हैं तो तुरंत बदलाव इसमें कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें जो है वो सामान्यीकरण का विशेष महत्व होता है, विशेष महत्व होता है, जबकि इसमें सामान्यीकरण का महत्व नहीं होता है। तो ये चीज भी यहां पर महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। इसके साथ साथ अपन कह सकते हैं कि भाई इसके जो अनुसंधानकर्ता है, अनुसंधानकर्ता विशेषज्ञ होते हैं, यानी विशेष रूप से जानकार होते हैं, जबकि इसके अनुसंधानकर्ता कौन होंगे? शिक्षक होंगे, प्रबंधक आदि होंगे, जो कोई विशेष रूप से खोजकर्ता या अनुसंधानकर्ता नहीं होते। तो इसी के साथ यदि अपन बात करें तो इसमें जो है वो मूल्यांकन जो किया जाता है, मूल्यांकन बाह्य लोगों द्वारा किया जाता है, जबकि इसमें जो मूल्यांकन जो होता है उसमें शिक्षक स्वयं करता है। जो भी क्रियात्मक अनुसंधान कर रहा है वो स्वयं ही यहाँ पर मूल्यांकन भी करेगा। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि क्रियात्मक अनुसंधान पूरा समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन क्रियात्मक अनुसंधान के प्रकारों की भी बातें कर लेते हैं। तो क्रियात्मक अनुसंधान की यदि अपन बात करें तो प्रमुख रूप से 4 ही प्रकार होते हैं। तो क्रियात्मक अनुसंधान के प्रकार कितने होते हैं? 4। पहले की यदि अपन बात करें तो देखिए, प्रयोगात्मक क्रियात्मक अनुसंधान, प्रयोगात्मक क्रियात्मक अनुसंधान हो गया, अनुसंधान हो गया। दूसरा आनुभविक हो गया, आनुभविक क्रियात्मक अनुसंधान। तीसरा कौन सा हो जाएगा? निदानात्मक। तो तीसरा निदानात्मक क्रियात्मक अनुसंधान, निदानात्मक क्रियात्मक अनुसंधान। और जो चौथा या अंतिम जो होगा वो सहभागी या सम्मिलनात्मक क्रियात्मक अनुसंधान। ये 4 प्रकार के क्रियात्मक अनुसंधान होते हैं।
जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, प्रयोगात्मक में तो प्रयोग किया जाता है, सारी की सारी चीजें निश्चित होती हैं, परिस्थितियां निश्चित होती है। अनुभविक, अनुभव के आधार पर, इसमें कोई प्रयोग नहीं होगा, अनुभव के आधार पर ही निर्णय कर लिया जाएगा। निदानात्मक, निदान का मतलब होता है जांच पड़ताल, सबसे पहले जांच पड़ताल होगी, उसके बाद क्रियात्मक अनुसंधान की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। सहभागी यानी चीजों को आपस में जोड़कर और समझने का प्रयास किया जाएगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र एवं समस्याएं। तो यहां पर अपन बात करते हैं क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र एवं समस्याएं। क्रियात्मक अनुसंधान का कौन सा क्षेत्र है, इसमें समस्या कौन कौन सी आ सकती है? तो विभिन्न प्रकार की समस्याएं आ सकती है, बालकों के व्यवहार से संबंधित आ सकती है, विद्यालय के वातावरण से संबंधित आ सकती है, शिक्षकों के व्यवहार से संबंधित आ सकती है। तो उन्हीं चीजों को अपन यहाँ पर देख रहे हैं। तो पहले यदि अपन बात करें तो बाल व्यवहार संबंधी समस्याएं, यानी बालकों का व्यवहार कुछ जगह पर इस प्रकार से हो जाता है कि वहां पर जो क्रियात्मक अनुसंधान में समस्याएं आने लगती है या क्रियात्मक अनुसंधान करना आवश्यक हो जाता है। जैसे कुछ बच्चे चोरी करने लगते हैं, विद्यालय देरी से आते हैं या विद्यालय आते ही नहीं है। तो इस प्रकार की समस्याओं में भी यह अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद यदि अपन बात करें तो शिक्षण की समस्याएं भी इसमें शामिल की जा सकती है। तो शिक्षण समस्याएं में पाठ्यक्रम से संबंधित आ सकती हैं, सहायक सामग्री से संबंधित आ सकती हैं। यानी पाठ्यक्रम ऐसा हो सकता है जो बालकों के स्तर के अनुसार न हो, और इसमें यह भी हो सकता है कि समय जो है वो सही नहीं हो। तो इस प्रकार की चीजें भी इसमें आ सकती है। उसके बाद यदि अपन बात करें क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में आने वाली समस्याओं में, परीक्षा से संबंधित समस्या आ सकती है। परीक्षा संबंधी समस्याएं आपने देखा होगा कि काफी बार है वो परीक्षाएं करवाई जाती हैं, तो उसमें अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं। बाद में अनुसंधान होता है और उसके बाद उनका समस्या समाधान किया जाता है। उसके बाद पाठांतर क्रियाओं संबंधी समस्याएं भी इसमें आ सकती हैं। अब पाठांतर क्रियाओं का मतलब होता है कि पाठ जो चल रहा है उस दौरान, या फिर अपन यूं कहें कि शिक्षण कार्य जो चल रहा है उस दौरान भी अनेक प्रकार की समस्याएं आ सकती है। यहां तक कि जो विद्यालय प्रशासन एवं प्रबंधन की समस्याएं भी उसमें आती है। तो विद्यालय प्रशासन एवं प्रबंधन की समस्याओं को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बढ़ते हैं आगे अपन देखते हैं। देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान के कौन कौन से उद्देश्य हो सकते हैं, इसके प्रयोजन क्या है, क्यों किया जाता है क्रियात्मक अनुसंधान। वैसे तो सामान्य तौर पर अपनों ने देख ही लिया है कि भाई क्रियाओं की जानकारी के लिए ही अपन क्रियात्मक अनुसंधान करवाते हैं। फिर भी अपन यहाँ पर देखते हैं उद्देश्यों की यदि अपन बात करें तो सबसे पहले तो जो विद्यालय संगठन है, विद्यालय की संगठन से संबंधित कोई भी समस्या है तो विद्यालय के संगठन और
व्यवस्था में परिवर्तन एवं सुधार जो है वो इसका प्रमुख उद्देश्य माना जा सकता है। विद्यालय का जो संगठन है और उसकी जो व्यवस्था है उसमें यदि अपन परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसमें परिवर्तन क्यों करना चाहते हैं? यदि कोई कमी है तभी तो परिवर्तन करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पर क्रियात्मक अनुसंधान आवश्यक हो जाता है। इसके साथ साथ यदि अपन बात करें तो विद्यालय की जो कार्य पद्धति है, विद्यालय की कार्य पद्धति जो है उसमें प्रजातांत्रिक गुणों को अधिक स्थान देना। तो इसलिए भी प्रजातांत्रिक गुणों को भी शामिल करने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है कि किस किस प्रकार के कौन कौन से गुणों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ यदि अपन बात करें तो विद्यालय की दैनिक समस्याओं को जानने, दैनिक जो समस्याएं हैं उनको जानने एवं समाधान करने हेतु भी क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। तो यहाँ पर क्रियात्मक अनुसंधान बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। अपन इस संबंध में बात कर सकते हैं कि भी जो शिक्षक है, शिक्षार्थी है, उनमें अनेक प्रकार के दोष होते हैं। तो उन दोषों की एवं समस्याओं की जानकारी प्राप्त करते हुए उसमें उन्नति के सुझाव अगर देने हैं तो भी क्रियात्मक अनुसंधान आवश्यक माना जाता है। तो यहाँ पर अपन यूं कह सकते हैं कि शिक्षक एवं शिक्षार्थी की समस्या का ज्ञान एवं उन्नति हेतु प्रोत्साहन के लिए भी क्या आवश्यक है? क्रियात्मक अनुसंधान यहाँ पर आवश्यक माना जाता है। इसके साथ साथ यदि अपन बात करें तो जो पाठ्यक्रम होता है, विद्यालयी जो पाठ्यक्रम उसका भी वास्तविक परिस्थितियों पर अध्ययन करके अपन उसकी उन्नति के बारे में विचार भी कर सकते हैं, उसके संबंध में सुझाव भी अपन दे सकते हैं। तो पाठ्यक्रम का वास्तविक परिस्थितियों में अध्ययन करके, वास्तविक परिस्थितियों में या पर अध्ययन करके वास्तविक परिस्थितियों में अध्ययन करके क्या करेंगे? उसको स्थानीय आवश्यकताओं के अनुकूल बनाना भी इस संबंध में महत्वपूर्ण माना जा सकता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन और बात कर लेते हैं इसके बारे में। देखिए, विद्यालय का परिवार रहता है जिसमें विद्यार्थियों से लेकर शिक्षक, प्रधानाचार्य, प्रबंधक, प्रशासक
यानी सबके सभी इसमें आ जाते हैं। तो उन सभी को अपने उत्तरदायित्वों एवं कर्तव्यों के प्रति यदि जागरूक बनाना है तो उसके लिए भी क्रियात्मक अनुसंधान आवश्यक माना जाता है। तो अपन अब यहाँ पर यूं कह सकते हैं कि विद्यालय में शिक्षकों, विद्यार्थियों, प्रधानाध्यापक, शिक्षकों, विद्यार्थियों, प्रधानाध्यापक तथा प्रशासक वर्ग को अपने उत्तरदायित्व एवं कर्तव्य के प्रति जागरूक बनाना। तो ये चीज भी इसके उद्देश्य में आ सकती है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे अपन बात करते हैं। और इसमें किस चीज को शामिल किया जा सकता है। देखिए, अपन यहां पर यह भी कह सकते हैं कि जो विद्यालय से संबंधित व्यक्ति है, विद्यालय से संबंधित व्यक्तियों, जो विद्यालय से संबंधित जो सभी व्यक्तियों हैं, जो सभी व्यक्ति हैं, उनको समस्याओं को अपनी समस्याओं का अपनी जो समस्याएं हैं उसका वैज्ञानिक अध्ययन कर अपनी विधियों को उत्तम बनाने का अवसर प्रदान करना। ये लीजिए, ये थे क्रियात्मक अनुसंधान के प्रमुख उद्देश्य है। तो क्रियात्मक अनुसंधान विद्यालयी वातावरण के लिए अत्यंत आवश्यक माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि विद्यालयी वातावरण को सुचारू रूप से चलाने के लिए और एक अच्छी दिशा देने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान अत्यंत आवश्यक है। यहाँ तक कि शिक्षक भी अपनी कमियों को पहचान पाता है इसके माध्यम से, तो वह उसमें नए विकास कर सकता है, नई खोज कर सकता है, नई विधियों को लागू कर सकता है, अपने शिक्षण को उत्तम व प्रभावी बना सकता है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं इसकी सीमाएं। यानी इसकी कौन कौन सी सीमाएं हो सकती है। सीमा का मतलब है कि इसकी सीमितता कहाँ है, या फिर अपन यूं कह सकते हैं कि कहां पर इसकी कोई कमी भी आ सकती है क्या, और आ सकती है तो वो कौन सी कमी है। तो यहां पर अपन बात कर रहे हैं क्रियात्मक अनुसंधान की सीमाएं। देखिए, सबसे पहले तो क्रियात्मक जो अनुसंधान है, क्रियात्मक अनुसंधान समाज की समस्याओं का अध्ययन करता है, समस्याओं का अध्ययन करता है। सबसे पहली बात तो ये होगी, करता है ना। तथ्यों पर शोधक अब क्रियात्मक अनुसंधान करता है, परंतु तथ्यों की
वैज्ञानिकता नहीं होने के कारण, नहीं होने के कारण, अब देखिए यदि वैज्ञानिकता ही नहीं है तो फिर उसमें परिणाम कैसे पाया जाएगा या परिणाम कैसे संभव है? तो नहीं होने के कारण परिणामों में नियंत्रण का अभाव बना रहता है। सबसे पहली सीमा तो ये होगी कि भाई ये समाज की समस्याओं का अध्ययन तो करता है, परंतु इसमें कोई वैज्ञानिकता नहीं होती। वैज्ञानिकता नहीं होती तो परिणाम सत्य आएंगे या असत्य आएंगे, इसकी कोई निश्चितता यहाँ पर नहीं होती। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। देखिए इसमें वैज्ञानिक विधियों का पूर्ण प्रयोग नहीं किया जा सकता, तो अपन कह सकते हैं कि इसमें वैज्ञानिक विधियों का पूर्ण प्रयोग नहीं किया जा सकता। कैसे किया जा सकता है भाई? ये तो व्यवहार है, कोई प्रयोगशाला, विज्ञान की प्रयोगशाला थोड़ी ना है जिसमें ये चीजें हो सकती है। तो अतः इसमें पूर्ण शुद्धता का अभाव पाया जाता है। तो पूर्ण शुद्धता का अभाव इसमें पाया जाता है, यानी पूर्ण रूप से शुद्धता इसमें नहीं होती। इसके साथ साथ यदि अपन बात करें तो प्रत्येक परिस्थिति पर या प्रत्येक परिस्थिति में शोधकर्ता पर नियंत्रण संभव नहीं है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसमें प्रत्येक परिस्थिति पर शोधकर्ता का नियंत्रण, यानी कहीं पर यह भी हो सकता है कि शिक्षक को यूं कहा जाए कि भाई आपकी ये कमजोरी है, तो वो हावी भी हो सकता है, वो मतलब उसको बुरा भी लग सकता है। तो इस प्रकार की कंडीशंस भी बन सकती है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। यहां पर अपन यूं कह सकते हैं कि अपनों ने प्रयोग किया। अपन एक विद्यालय में है, महाविद्यालय में है, अपनों ने इस संबंध में प्रयोग किया, अपने यहाँ प्रयोग सफल रहा, तो अपन चाहते हैं कि दूसरी जगह भी इस प्रकार का प्रयोग किया जाए, परंतु वहां पर जरूरी नहीं कि वो प्रयोग सफल हो, क्योंकि अलग अलग लोग, अलग अलग प्रकार की मानसिकता, इसलिए इनमें सामान्यीकरण का अभाव पाया जाता है। जिस प्रकार से विज्ञान का प्रयोग कहीं भी कर लो वो सामान्यीकरण होता है, उसमें सामान्यीकरण होता है, अर्थात परिणाम सदैव समान रहते हैं, जबकि इसमें इस प्रकार का नहीं होता। तो अपन यूं कह सकते हैं कि इसमें किए गए प्रयोग के परिणामों को अन्य संस्थाओं में लागू नहीं किया जा सकता। अतः इसमें सामान्यीकरण का अभाव पाया जाता है। ये चीज होगी। उसके बाद यदि अपन बात करें तो देखिए इसमें अनुसंधान जो करता है, अनुसंधान करता
स्वयं शामिल होता है, स्वयं शामिल होने के कारण, स्वयं के शामिल होने के कारण जो अनुसंधान करता है उसमें पक्षपात की भावना आ जाती है, पक्षपात की भावना आ जाती है। तो अनुसंधानकर्ता स्वयं शामिल होने के कारण पक्षपात की भावना भी आ जाती है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, ये चीज भी इसमें, इस प्रकार की परिस्थितियां भी इसमें बन सकती है। देखिए इसके आगे यदि अपन बात करें तो इसमें लचीलापन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि मनुष्य है अपने स्वभाव के अनुसार उसमें परिवर्तन कर देते हैं, तो इसलिए इसमें लचीलापन बहुत अधिक होता है। और लचीलेपन के कारण कभी कभार इस अनुसंधान की दिशा ही बदल जाती है। तो यहां पर अपन कह सकते हैं कि इसमें लचीलापन अधिक होता है। इस कारण अनुसंधान की दिशा ही परिवर्तित हो जाती है। ये चीज होगी। इसके साथ साथ यदि अपन बात करें तो देखिए अनुसंधानकर्ता को विशिष्ट प्रेक्षण, जो अनुसंधान करता है उसको विशिष्ट परीक्षण थोड़ी ना प्राप्त होता है, तो विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त न होने के कारण, विशिष्ट रूप से प्रशिक्षण तो उसको दिया नहीं जाता, और जब प्रशिक्षण नहीं दिया जाता तो उसका जो शोध विधि है, शोध विधि के चयन व संचालन में कठिनाई आ सकती है। ये भी इसका एक प्रमुख दोष माना जा सकता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करेंगे इससे आगे। एक दो चीजें इसमें और रहती हैं, उसके बाद अपन चलेंगे आगे। एक तो इसमें विश्वसनीयता नहीं होती, वैधता नहीं होती। हाँ, जो प्राप्त परिणाम होते हैं उनके आधार पर भविष्यवाणी भी नहीं की जा सकती। तो अपन इसमें यूं कह सकते हैं कि इसमें विश्वसनीयता एवं वैधता का अभाव पाया जाता है। एक चीज तो ये होगी। दूसरा, कोई निश्चित विधि नहीं है ना। तो निश्चित विधि न होने के कारण प्राप्त परिणामों के आधार पर भविष्यवाणी संभव नहीं है। ये लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें थी। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन एक कोटेशन देख लेते हैं इसी के संदर्भ में। मोल नामक एक विद्वान थे जिन्होंने यूं कहा कि भी अनेक दोष हैं परंतु इसके बावजूद इसका महत्व है, और महत्व तो है
बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि इसी के माध्यम से विद्यालय में जो पूरा का पूरा स्टाफ है उसको अपनी कमियां नजर आती है, बच्चों से संबंधित क्रियात्मक अनुसंधान किए जाते हैं तो उनकी समस्याएं भी सामने आती है, जिससे विद्यालय में पूर्ण सुधार आवश्यक हो जाता है या पूर्ण सुधार की संभावनाएं भी बन सकती है। तो मोल के अनुसार, मोल नामक एक विद्वान है, मनोवैज्ञानिक है, जिन्होंने इसके संबंध में क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि अपने दोषों के बावजूद क्रियात्मक अनुसंधान अपने दोषों के बावजूद जो क्रियात्मक अनुसंधान है को निस्संदेह प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ये परिभाषा मानी जाती है, मोल की जो महत्वपूर्ण परिभाषा मानी जाती है। और इस प्रकार से यदि कोई बीच में परिभाषा आ जाए उसको स्पेशली याद किया जाना चाहिए, स्पेशली देखा जाना चाहिए। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, अगले टॉपिक की तरफ। देखिए यहां पर अपन बात कर रहे हैं कि एनसीईआरटी ने इसका एक प्रारूप निश्चित किया था कि इस प्रकार का इसका प्रारूप बनना चाहिए। तो उस प्रारूप का अध्ययन अपन यहाँ पर करने वाले हैं, क्योंकि यह अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है। एनसीईआरटी के द्वारा, एनसीईआरटी जो संस्था है उसके द्वारा क्रियात्मक अनुसंधान कार्य योजना के लिए विकसित प्रारूप, इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये अलग सी चीज है तो महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। देखिए एनसीईआरटी ने यूं कहा कि भी क्रियात्मक जो योजना है या क्रियात्मक जो अनुसंधान है उसमें सबसे पहले तो एक कोई न कोई शीर्षक होना चाहिए। तो क्रियात्मक अनुसंधान जो है वो एक स्वयं ही शीर्षक है। तो क्रियात्मक अनुसंधान एक शीर्षक है, यानी एक टॉपिक है जिसको कंप्लीट अपने को करना है। ये बात किसने कही है? ये बात एनसीईआरटी ने कही है। उसके बाद अपन बात करें कि परियोजना जो है क्रियात्मक अनुसंधान की, परियोजना के मुख्य एवं गौण उद्देश्य भी निर्धारित किए जाने चाहिए। इनके उद्देश्य निश्चित होने चाहिए, नियत होने चाहिए। इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि परियोजना की कार्य प्रणाली पर भी विचार किया जाना चाहिए। ये पहले ही निश्चित कर दिया जाना चाहिए कि भी परियोजना है वो किस प्रकार से काम करेगी, उसकी प्रणाली किस प्रकार की रहेगी। उसके बाद यदि अपन बात करें तो आगे माना जाता है कि कार्य प्रणाली का क्रियान्वयन। तो पहले तो कार्य प्रणाली का निर्माण हो गया और उसके बाद परियोजना की कार्य प्रणाली का कार्यान्वयन। तो यहां पर अपन कह सकते हैं कि परियोजना का कोई न कोई शीर्षक है और ये वास्तव में ये भी एक शीर्षक है।
इसके अलावा भी कोई शीर्षक लिया जा सकता है। इसके उद्देश्य निर्धारित हो, उसके बाद कार्य प्रणाली निर्धारित हो और कार्य प्रणाली का क्रियान्वयन भी उचित रूप से किया जाना चाहिए और उसका भी निर्धारण किया जाना चाहिए। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। परियोजना के लिए मूल्यांकन भी होना चाहिए। ऐसे नहीं हो कि परियोजना बनी जैसे तैसे अपनों ने लागू कर दी, वो कहाँ जा रही है कैसे जा रही है हमें पता नहीं है। तो इसलिए परियोजना के लिए मूल्यांकन व्यवस्था होनी चाहिए। इसके साथ साथ बजट का प्रारूप भी तैयार होना चाहिए। तो परियोजना का बजट प्रारूप भी निश्चित होना चाहिए, ये भी यहां पर तैयार होना चाहिए। इसके साथ साथ यदि अपन बात करें तो विद्यालय का नाम ये इस संबंध में है कि जहां भी क्रियात्मक अनुसंधान किया जाना है उससे संबंधित सारी की सारी चीजें पहले ही तय की जानी चाहिए। जैसे विद्यालय का नाम हो गया, कक्षा में वर्ग हो गया, तो कक्षा में वर्ग हो गया, छात्रों की संख्या होगी, छात्रों की संख्या, ये सभी की सभी चीजें हैं वो इनसे संबंधित जानकारी पहले ही ले लेनी चाहिए। और छात्रों की संख्या जहां अपन कह सकते हैं कि जहां क्रियात्मक अनुसंधान किया जाना है, तो ये जानकारी वहां पर पहले से ही ले ली जानी चाहिए। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। देखिए, कार्य परियोजना में शिक्षकों की संख्या भी निर्धारित कर दी जानी चाहिए और शिक्षकों की संख्या कौन सी विषय से संबंधित होनी चाहिए। तो यहां पर अपन यूं कह सकते हैं कि विभिन्न विषयों संबंधी शिक्षक की व्यवस्था भी की जानी चाहिए, क्योंकि अलग अलग समझ वहां पर विकसित होगी। तो विभिन्न विषयों के शिक्षकों की व्यवस्था भी होनी चाहिए, इनकी संख्या भी निर्धारित की जानी चाहिए। और इसके साथ साथ अपन यूं कह सकते हैं कि विद्यालय में परियोजना हेतु विद्यालय में जो परियोजना बनाई गई है उस हेतु आवश्यक सुविधाएं या सुविधाओं की जो व्यवस्था है वो भी की जानी चाहिए। तो यहाँ पर ये चीज भी आवश्यक मानी जाती है। इसी के साथ साथ अपन यूं भी कह सकते हैं कि परियोजना की जो उपलब्धियां हैं उन पर भी चर्चा की जानी चाहिए। यानी पूरे के पूरे सोपान यहाँ पर एनसीईआरटी के द्वारा बता दिए गए हैं कि इस प्रकार से अपने को क्रियात्मक अनुसंधान की परियोजना को लेकर चलना है। शुरू से लेकर अंत तक उपलब्धियों के परीक्षण तक की बात एनसीईआरटी द्वारा समझा दी गई है कि किस प्रकार से अपने को शुरुआत करनी है और किस किस प्रकार से अपने को कार्य योजना का क्रियान्वयन करते हुए अंत में उपलब्धियों तक पहुंचना है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। और अपन यूं भी कह सकते हैं कि देखिए, कोई भी शिक्षक यदि क्रियात्मक अनुसंधान करना चाहता है तो इस प्रारूप के आधार पर अपनी कोई भी योजना का निर्माण कर सकता है और उसका एक आलेख भी तैयार कर सकता है। अब अपन बात करते हैं क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान कौन कौन से हो सकते हैं। ये एनसीईआरटी का प्रारूप था। अगर अपन सोपान की बात करें तो आप यदि क्रियात्मक अनुसंधान से जुड़ना चाहते हो तो क्रियात्मक अनुसंधान तक पहुंचने के लिए, उसकी पूरी प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए आपको किन किन सीढ़ियों पर चढ़ना होगा, किन किन सोपानों से आपको गुजरना होगा। चलिए, सबसे पहले यदि अपन बात करें तो समस्या का ज्ञान,
समस्या का ज्ञान। यहाँ पर अपन नंबरिंग करते हैं क्योंकि सबसे पहले आपको समस्या का ज्ञान होना आवश्यक है। उसके बाद कार्य के प्रति प्रस्तावों पर विचार विमर्श। उसके बाद की यदि अपन बात देखें तो योजना का चयन व उप योजना का निर्माण। उसके बाद तथ्य संग्रह करने की विधियों का चुनाव भी कह सकते हैं अपन, निर्माण भी कह सकते हैं। यहां पर मैं चुनाव ही लिख रही हूं क्योंकि तथ्य संग्रहण करने की अनेक विधियां हो सकती है, उसमें अपन किसका चुनाव करते हैं वो चीज यहां पर आ जाएगी। उसके बाद योजना का कार्यान्वयन, प्रमाणों का आंकलन भी इसमें आ जाएगा। और उसके बाद तथ्यों पर आधारित निष्कर्ष। और उसके बाद अंत में परिणामों की सूचना दूसरों तक पहुंचाना। ये लीजिए, ये क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान है। क्रियात्मक अनुसंधान के प्रमुख सोपानों की अपनों ने बात की। सबसे पहले समस्या का ज्ञान। आप किसी विद्यालय में शिक्षक हो और उस दौरान आपके सामने किसी प्रकार की कोई समस्या आई है तो आपको सबसे पहले उस समस्या का ज्ञान होना चाहिए। उस समस्या को आपको जानना है, उसकी परख करनी है। सबसे पहले अपने को ये तय करना होगा कि भाई समस्या है किससे संबंधित, तो अपन उससे संबंधित ही प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। दूसरी बात, समस्या में किस प्रकार से और कितने लोगों को शामिल किया जाना है, तो वो भी यहाँ पर समस्या का ज्ञान जब होगा तभी निश्चित किया जाएगा। तो यहाँ पर अपन यूं कह सकते हैं कि ये एक पहला सोपान है जिसके माध्यम से विद्यालयी समस्या का भली भांति ज्ञान प्राप्त किया जाता है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि कार्य के प्रति प्रस्तावों पर विचार विमर्श। अब अपनों ने समस्या का ज्ञान प्राप्त कर लिया, उसके बाद उस समस्या से संबंधित अपने पास अनेक प्रस्ताव आए हैं, अनेक प्रकार के विचार अपने सामने आए हैं कि भाई इस प्रकार से इस प्रस्ताव के संबंध में सोचा जाना चाहिए, विचार किया जाना चाहिए। तो अपने को यहाँ पर भी इस संबंध में विचार विमर्श करना है। पहले समस्या का ज्ञान लिया, उसके बाद अपनों ने प्रस्तावों से संबंधित विचार विमर्श कर लिया। जैसे ही विचार विमर्श हुआ तो उसके बाद अपने को एक योजना का निर्माण करना है और उस योजना को अंतिम पड़ाव तक ले जाने के लिए अनेक छोटे छोटे प्रकार की योजनाएं, यानी हम इस दौरान क्या क्या करने वाले हैं वो भी हमें पहले ही निश्चित कर लेना है। उसके बाद उससे संबंधित सभी प्रकार के तथ्यों का संग्रहण करें कि किस किस प्रकार के आंकड़े उसके लिए चाहिए होंगे। जैसे मान लीजिए कि कहीं किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, बालकों की गणना से संबंधित आ रही है, तो आप गणना से संबंधित तथ्यों का संग्रह करेंगे। उसके बाद उस समस्या का समाधान किस प्रकार से करना है, उस विधि का चुनाव करना है। उसके बाद योजना का क्रियान्वयन करना है और क्रियान्वयन के बाद जो प्रमाण आपने लिए हैं, जो तथ्य आपने लिए हैं, उनका भी आंकलन करते हुए चलना है और उसके बाद तथ्यात्मक आधार पर निष्कर्ष आपको लेना है। जब निष्कर्ष आ जाए, परिणाम आ जाए, तो आप उससे संबंधित नियम बना दो और नियम बनाकर सबको उस नियम से अवगत करवा दो।
और वहां पर आपका क्रियात्मक अनुसंधान बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर पहुंच जाएगा और सफलता की ओर भी चला जाएगा। तो ये था मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण टॉपिक, थिंकिंग लेवल का टॉपिक है पूरा का पूरा, इसीलिए रीट की एग्जाम में ये सिलेबस में रहता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुत ही सरल, सिर्फ और सिर्फ समझने वाला टॉपिक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये भी समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।